हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड साथ ही में आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। बात करें इस क्लास की, इस क्लास में हम आपके नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टैक्सेशन 2। प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 यूनिट नंबर 1 हमने अच्छे से कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम आपके एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि अल्टरनेटिव यूनिट हम करेंगे, जिससे क्या हो, जिससे लास्ट टाइम आपका कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, मीन्स कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 में कंप्लीट नहीं करवा पाया, ऐसा केस ना हो। इसीलिए मैंने सोचा है अल्टरनेटिव यूनिट 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। राइट, अब सिलेबस की बात करें तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। आई होप कि आपने वो वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा। पहले हमने आपके सभी सेमेस्टर के आपके सभी सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया था। अब बात करें पहले बुक की, तो बुक कौन सी हम प्रीफर करने वाले हैं, तो ये रहा NEP 2020 SY BCom SAM 4 टैक्सेशन 2। राइट, स्टेट लेवल है और नेशनल टच भी है। प्रोफेसर है जो इसके रमाकांत शाह है। एंड कौन सी बुक है ये, तो यह सुधीर प्रकाशन की बुक है। और आपको ये बुक कहाँ मिलेगी, यस, सुधीर प्रकाशन की ये बुक है और आपको ये बुक इजीली गर्ग लाइब्रेरी में मिल जाएगी, अवेलेबल है वहाँ। सबसे पहले बात करें तो न्यू एडिशन की, तो न्यू एडिशन तो अभी शायद नहीं आया था, मैंने जस्ट मैसेज किया था तो, बट आप मैसेज कर सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है, आप इनको मैसेज करके पूछ सकते हो कि न्यू एडिशन अवेलेबल हुई है या नहीं। दूसरा ये बेनिफिट है कि देखिए यहाँ गुजराती में लिखा गया है, एक विद्यार्थी बीजा विद्यार्थी ने रेफरेंस થી લાવશે તો તેને 100 રૂપિયા ડિસ્કાઉન્ટ મળશે। दूसरी बात, जूनी पुस्तकों लेवामां आवशे, आपके पास अगर कोई पुरानी बुक है तो आप दे भी सकते हो। जूना पुस्तकों भाड़े मिलसे और वो रेंट पे भी दे सकते हैं। एंड हाँ, आप रेंट पे भी ले सकते हो। राइट, एंड आप परचेस भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो ये गर्ग लाइब्रेरी है, मैं यहीं से बुकें लेते रहता हूँ, इसीलिए मैं आपको यहीं से सजेशन करता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो डिस्काउंट अच्छा देते हैं, सेकंड कि आपको ये नहीं कहते कि होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। राइट, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। राइट, ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही है, अगर आप उनको एड्रेस दे दोगे तो प्रॉपर एड्रेस से वो पोर्टल भी कर देते हैं। तो फिलहाल न्यू एडिशन जो आप कह रहे हो, अगर न्यू एडिशन की बात करें तो शायद अभी तक तो नहीं आया है, मैंने मैसेज किया था, बट आप जैसा मैंने कहा ये नंबर है, मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि न्यू एडिशन अवेलेबल है या नहीं। चलिए, ये तो बुक और कहाँ से लेनी है उसकी बात हो गई। अब इस क्लास को क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, मीन्स वो तो हम डिस्कस कर चुके थे। कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट अंडर द हेड सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 एंड 40। तो इतने सारे सेक्शन है, ये सभी सेक्शनों को स्टडी करेंगे हम। कुछ सेक्शनों को डिटेल में स्टडी करेंगे और कुछ का हो सकता है कि ओवरव्यू ले लें। राइट, क्योंकि ये देखिए सेक्शन आपको लग रहा है कि बहुत छोटे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन थोड़े बड़े हैं, काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है और मैंने इस बार आपके लिए थोड़ी सी डिटेल में भी नोट्स बनाई है। हो सकता है एग्जाम के व्यू पॉइंट से उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा ही। अब ये देखिए नोट क्या दे रखा है, ये तो सॉल्यूशन के लिए है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इन्वॉल्विंग डिटेल्ड computations as admissible depreciation shall not be asked। ये तो हम डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन सिलेबस डिस्कशन में। अब क्या क्या है यहाँ, तो देखिए बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं आपको। नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 है मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 3 है इनकम फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस,
नंबर 4 है इनकम इंक्लूडिंग अंडर द पीजीबीपी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। पॉइंट नंबर 5 है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 6 है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कंप्यूटेशंस ऑफ बिजनेस इनकम। पॉइंट नंबर 7 discussion expressly allowed under the law. Point number 8 generally allowed discussion. Point number 9 expense expressly disallowed. Point number 10 computations of PGBP. And point number 11 few hints for tax planning. तो ये देखिए पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं एंड इन डेप्थ और डिटेल भी है। एंड आपसे अभी तो एक्सरसाइज मैंने इसको कंसिडर किया ही नहीं, यानी ये क्या है आपके प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल सम बोल देते हैं। जो स्टूडेंट बस सम पे ही फोकस करते हैं, राइट। बट सम आप तब टैक्सेशन में कैलकुलेट करोगे जब आप इसकी थियरी आपको क्या हो, एक सही से आइडिया हो। मैंने आपसे कहा था कि टैक्सेशन कोई नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, थियरी तो है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का मैं तो कहूँ स्टैटिस्टिकल डेटा है न्यूमेरिकल फॉर्म में, राइट। हवाबाजी में नहीं है, सब एक वैलिड है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। द प्रोविजंस रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन have been include section 28 to 44 D of the Act। तो ये डील करेगा इतने सेक्शन से इतने सेक्शन तक, ये कहा गया है और कुछ भी नहीं कहा गया फर्स्ट लाइन में। The head is paragraph, the most important one is more than 2/3 of the total income from direct tax is derived from this head। यानी क्या मतलब है यहाँ पर कि मोस्टली जो आपकी इनकम है, टोटल इनकम, उसका 2/3, राइट। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो 2/3 इनकम होता है वो डायरेक्ट टैक्स यानी सीधे इसी हेड से होता है, यानी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से। सिंपल डिटेल अबाउट द एक्सपेंसेस स्पेशली अलाउड and disallowed, the method of computation of taxable profit rates have been discussed in this chapter। तो बस यही तो चीज हमें देखनी है कि कौन सी इनकम पीजीबीपी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अलाउ एंड डिसअलाउ, सिंपल। सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 is the main clause dealing with the taxability of profit and gain of बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। अब इसको हम PGBP कहेंगे शॉर्ट में, क्यों, क्योंकि इतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बार बार। तो मेनली क्लॉज कौन सा है, सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 है, जो इसको क्या करेगा, डील करेगा। फॉलोइंग 5 पॉइंट्स इमर्ज टू एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन। ये 5 पॉइंट्स है जो इसको क्या करेंगे, डील करेंगे। नंबर 1 देयर शुड बी बिजनेस और प्रोफेशन। तो क्या होना चाहिए, पहले तो एक तो बिजनेस या तो फिर प्रोफेशन होना चाहिए। नंबर 2 द एसएससी शुड हैव कैरिड ऑन सच बिजनेस और प्रोफेशन। तो अब एसएससी मतलब मत पूछ लेना किसका क्या होता है, राइट। सेमेस्टर 3 में हम डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ कर आए थे, अब वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि बार बार मैं वो सारी चीजें यहाँ रिकॉल करवाने लग जाऊंगा तो फिर आपका टैक्सेशन मान लो हो गया खत्म। फिर तो हम पता चला कि लास्ट में 1-2 यूनिट रह गए और आपकी एग्जाम भी आ गई, तो ऐसा ना हो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टैक्सेशन को भूलना नहीं है। पार्ट 1 जो आप पढ़े थे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो आपको थोड़ा यहाँ हेल्प करेगा, राइट। एसएससी शुड हैव कैरी ऑन सच बिजनेस, तो उसी का बिजनेस होना चाहिए। नंबर 3 द एसएससी शुड हैव कैरी ऑन सच बिजनेस एंड प्रोफेशन इवन sometime during the previous years। our current previous year is 2024-25, राइट। तो ये मैंने लिख दिया है।
कि हमारा जो प्रीवियस ईयर कौन सा है 24-25 है, जो था वही है। पॉइंट नंबर 4, द टैक्सेबिलिटी यानी चार्ज शुड रिलेटेड टू पीजीबीपी कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो किससे रिलेटेड होना चाहिए? टैक्सेबिलिटी पीजीबीपी से रिलेटेड होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, द चार्ज एक्सटेंड टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन बाय एसएससी। तो जो एसएससी यानी कौन, जो टैक्स पेयर है, उसके द्वारा क्या बिजनेस कैरिड भी होना चाहिए। तो बेसिक 5 पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। एक तो वो पीजीबीपी की इनकम होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए, और इसी बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। कुल मिला के यही 3 पॉइंट देखने को मिले आपको, बस घुमा फिरा के 5 पॉइंट कहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ खास था नहीं। पॉइंट नंबर 2 है अब आपका मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आप सोच रहे होंगे सर बिजनेस का तो मीनिंग ही क्या होता है, प्रोफेशन का तो मीनिंग ही क्या होता है। ऐसा नहीं है, टैक्सेशन की लैंग्वेज में है एक मीनिंग, उसी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। Let us first understand the meaning of the word business and profession before we discuss relevant provisions। तो पहले तो मीनिंग जानना जरूरी है, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है आपका बिजनेस, जिसको कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? तो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। ये याद रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है, डायरेक्टली कोई पूछ भी सकता है आपसे कि टैक्सेशन के अंदर बिजनेस के लिए कौन सा स्पेसिफिक अंडर सेक्शन है। तो आप बता सकते हो सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है? एनी, नंबर 8 ट्रेड, नंबर बी कॉमर्स, नंबर 3 मैन्युफैक्चर, एंड नंबर 4 एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरर। तो ये आपकी क्या है, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है। तो सिंपल इन्होंने 3 मोटे मोटे पॉइंट दे दिए है, बस ये 3 पॉइंट आप रट लेना या रट के लेना है, समझ लेना है। ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरर है, और डी उसी का क्या है वापस एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरर। सिंपल। Third, this definition is not exclusive. Business cannot some activity which is carried by devoting time, attention, labor of person either by him or thought other with a intention to make profits, right? इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस की सीधी एक्टिविटी हो गई, राइट? अब ये क्या है, सीधे इसको कैसे कंसिडर किया गया है? devoting time, attention and labor of person either by him or thought other with an interaction to make a profit। इससे रिलेट किया गया है। तो एकदम सिंपल मीनिंग था बिजनेस का। नंबर 2 प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या? तो वो तो आपको जो आपने सोचा है बिल्कुल वही है। प्रोफेशन में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, प्रोफेशन इज एनी ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। क्या हो सकती है? जैसे डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, पेंटर हो सकता है, राइट? कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है, इसकी तो कोई स्पेसिफिक है नहीं। प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल, राइट? प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल होनी चाहिए, मैनुअल स्किल होनी चाहिए। नहीं कहते हैं कि ये इस चीज में एक्सपर्ट है, राइट? आप किसी को बुलाते भी, सपोज इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, तो आप कहते नहीं हो कभी कि ये इस काम का एक्सपर्ट है, इसी को ये काम देना चाहिए, इसी से करवाना चाहिए, राइट? कई बार आप देखे होंगे मार्केट में जाते हैं, डॉक्टर की अलग मोनोपोली होती है कि आप इस डॉक्टर से जाते हो तो आप ठीक हो जाते हो, और दूसरे डॉक्टर से भले 4 बार दवाई ले लेते हो, उसका असर नहीं होता है। अब ये कैसे होता है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, राइट? तो ये प्रोफेशन है, इसी को प्रोफेशन बोल दोगे। द एक्ट डज नॉट डिफाइन आइदर प्रोफेशन और वोकेशन। तो अब ये एक बात याद रखनी है कि जो ये एक्ट है, ये एक्ट ऐसा कुछ स्पेशली डिफाइन नहीं करता है कि ये प्रोफेशन या वोकेशन है। ओनली से प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन। अब ये इतना ही बताएगा आपको कि जो प्रोफेशन है उसके अंदर वोकेशन भी क्या है, ऑलरेडी इंक्लूड है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। However, the term profession refers to any activity which require a major part of the person devoted to earn a livelihood. Simple. Yes.
However, from the viewpoint of इनकम टैक्स एक्ट की व्यू पॉइंट से बात करें तो इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड फ्रॉम प्रोफेशन। अब इनकम टैक्स के व्यू पॉइंट से बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और ना ही इसमें कोई डिफरेंस ऐसा क्रिएट किया गया है कि वो बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, सेम रूल बनाए गए, सेम एप्लीकेबल है। इनकम फ्रॉम ऑल दिस सोर्स आर चार्ज अंडर द वन हेड ओनली। जितनी भी आपकी इनकम होगी सारे सोर्स की एक ही हेड में चार्ज की जाएगी, पीजीबीपी, सिंपल। प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी, सिंपल। दे आर चार्ज टू द अंडर सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट। अब वो किसके अंदर चार्ज किया जाएगा तो ये रहा अंडर सेक्शन 28। पीजीबीपी की इनकम किस में चार्ज किया जाएगा, अंडर सेक्शन 28। अब यहाँ से सेक्शन शुरू होते हैं तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इन कॉमर्शियल सेंस द टर्म बिजनेस इंप्लाइज कंटिन्यूअसली टू इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। सीधी सी बात है, ये तो सिंपल है। बट इनकम टैक्स डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूटी। लेकिन इनकम टैक्स के लिए क्या है, ज़्यादा कुछ ऐसी जरूरी नहीं है। इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। इनकम टैक्स की बात करें तो क्या एक सिंगल भी ट्रांजेक्शन होगा उसको भी कंसिडर किया जाएगा एज अ बिजनेस का वो पार्ट है। देख रहे हो, अब यहाँ बारीकी से सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाएगा, सिंपल। तो ये क्या था, आपका मीनिंग था। मीनिंग में कुछ पॉइंट्स भी थे जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर भी होता जाएगा। यस, पॉइंट नंबर 3 है जो क्या है, इनकम फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस। अब क्या कि इनकम तो एक हेड है नहीं, आपको पता है टोटल हमारे कितने 5 अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हेड कितने 5 हेड्स है, सिंपल। 2 हेड्स आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ाए हो, राइट। 1 एंड 2 कौन सा, सैलरी एंड एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी। ये 2 हेड तो आप सेमेस्टर 3 में पढ़ाए हो। बाकी के 3 हेड में से ये हेड आपका चल रहा है क्या, पीजीबीपी वाला। नेक्स्ट जो आएगा आपका कैपिटल गेन, एंड ये चारों में जो नहीं आएगा वो किस में जाएगा, अदर सोर्सेस में। ये तो बता चुका हूं मैं कई बार, तो उसी के बारे में थोड़ा है, आइए डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या है कैसे है। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, इफ एन एसएससी कैरी ऑन मोर देन वन बिजनेस। अगर एक बिजनेस से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमारा करंटली प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2024-25 सपोज, तो उसमें एक से ज्यादा बिजनेस है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्रॉम ऑल देम हैव बीन सेट अंडर दिस हेड। तो जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस होगा वो इसी हेड के अंदर कंसिडर किया जाएगा, सिंपल। एक से ज्यादा बिजनेस हो सकते हैं ना, बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं है, हम तो चलो छोटे लोग हैं, एक ही बिजनेस पे संतोषकारक हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े विद्यार्थी कहाँ बोल रहा हूँ मैं, बड़े बड़े व्यापारी जो बिजनेसमैन होते हैं वो हो सकता है उनके बहुत सारे बिजनेस हो, उसके भी पॉइंट से भी कहा जा रहा है। इट मीन्स that if loss is incurred any one business, it will be set off against profit of the other business, right? अब यहाँ क्या मतलब है कि सपोज आपके पास 3 बिजनेस है, सपोज ए बी सी, हमने ये नाम दे दिया बिजनेस ए बी सी। अब यहाँ क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ भी प्रॉफिट है, तो आप ये दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दोगे और ये जो लॉस हुआ है ना, ये लॉस इसमें से माइनस कर दोगे, और जो आपको ओनली द नेट इनकम जो एनआई मिलेगा, नेट इनकम विल बी चार्ज टैक्स अंडर दिस हेड, और उसी पर टैक्स आप दोगे, राइट। उसी पर क्या करोगे, टैक्स पे करोगे, सिंपल। तो ये अच्छा रूल्स है। अच्छा क्या होना चाहिए, मान लीजिए कोई, मान क्या लीजिए हम ही और आप है, हमारे 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे बिजनेस में हो सकता है लॉस हो गया किसी कारण से, तो वो लॉस तो पहले हम प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो उसके बाद हम पे करेंगे। तो ये बात है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बिजनेस है, एक से ज़्यादा बिजनेस है, 2 3 4 कोई भी हो, और मान लीजिए किसी बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसी बिजनेस के साथ क्या कर सकते हो आप, सेटअप कर सकते हो यानी माइनस कर सकते हो, और नेट इनकम पे आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे।
बस ये लाइन कह रही थी, समझाना थोड़ा जरूरी था। पॉइंट नंबर 2 क्या है, However, speculative business in an expansion। अब देखिए स्पेकुलेटिव बिजनेस के लिए थोड़ा अलग सा केस है, तो ये ध्यान में रखना थोड़ा जरूरी है। स्पेकुलेशन यानी क्या, सट्टेबाजी, हाँ ऐसा ही कुछ हो सकता है। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस इज चार्जेबल टू द टैक्स अंडर दिस हेड, राइट। उसको भी कहाँ कंसिडर किया जाएगा, यहीं कंसिडर किया जाएगा, इसी हेड में, पीजीबीपी में। बट सच इनकम इज ट्रीटेड सेपरेट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर बिजनेस। लेकिन कुछ ऐसे इनकम है जो उसको कैसे सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा, नहीं सेपरेटली उसको कैलकुलेट किया जाएगा। एनी लॉस फ्रॉम such speculative activities is not allowed to set off against income from other business। मतलब क्या है कि जैसे ऊपर आपने सेट ऑफ कर लिया, वो चीज यहाँ अलाउ नहीं है। ये देखिए नॉट अलाउड, सिंपल। तो फिर क्या होगा, सपोज एक तो चोरी चकारी जैसा व्यापार, चोरी चकारी तो नहीं, लीगली है स्पेकुलेटिव, यानी मान लीजिए जिसपे आप टैक्स पे करो उसमें भारत सरकार के अंदर तो क्या हो जाता है, लीगल हो जाता है, राइट। वो अलग बात है कि अभी सारी एप्लीकेशन बंद कर दी गई जो भी थी, लेकिन अभी तो शेयर बाजार ये सब तो चलता ही रहता है, ये तो लीगल ही है, ये तो बंद होने नहीं वाला। तो बीएससी एनएससी उठ जाएगा भारत से और देश की इकोनॉमी हो सकता है डाउन हो जाए। तो बात हम कर रहे थे, इट कैन बी हाउएवर कैरी फॉरवर्ड अप टू मैक्सिमम 8 years and set off against future income from speculative business only। अब देखिए यहाँ चीज समझाया था मैंने, वो अलग बात है, यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो अलग बात है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आउटसाइडर जो बैकग्राउंड वॉइस है उस पर फोकस मत करिएगा। मैं ये बात आपसे कह रहा था कि आपको मान लीजिए लॉस हो चुका है, तो आप वो लॉस को क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू मैक्सिमम 8 years and set off against future income from the speculative business only। और इसी से जो आपकी इनकम होगी ना, उसी में आप क्या कर सकते हो, आप उसको लेस कर सकते हो। बताइए सर कैसे, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, अच्छे से समझाइए। देखिए ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है, राइट। अब यहाँ आपने कुछ लॉस कर लिया, ज़्यादा नहीं, चलिए 100 रुपया बहुत हो गया। नेक्स्ट अब इसको आप क्या कर सकते हैं, राइट। अब आपको अब इस ईयर तो लॉस हो गया, राइट, एक ही तो होगा। अब मान लीजिए कि आप इसको क्या करोगे, अब आपकी इनकम जनरेट हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो क्या कर सकते हो, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट, नेक्स्ट ईयर के लिए अप टू कितने, मैक्सिमम 8 years के लिए, राइट। अब ये सेटअप कहाँ करोगे, तो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है ना, राइट, ये जो आपका, उसी में से इस लॉस को आप क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। और कोई बिजनेस होगा, मान लीजिए अच्छा सा हमारा बिजनेस है, कौन सा हो गया, चलिए ले लेते हैं डॉक्टर का ही, राइट, डॉक्टर का बिजनेस है और यहाँ स्पेकुलेटिव भी बिजनेस आप कर रहे थे साथ में। अब सोचो कि ये जो लॉस हो चुका है मैं इसको यहाँ से कवर कर लूँ, तो नो, यहाँ से आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने इनकम जनरेट की है तो वो किससे होना चाहिए, स्पेकुलेटिव बिजनेस का ही होना चाहिए, और इसी में आप लेस कर सकते हो, तो ही ये वैलिड है, राइट। अब सपोज कि यहाँ लॉस कर दिए आप, और आप कहते हो चलो इसको क्लोज कर देते हैं, तो ये लॉस फिर भूल जाइए। ये लॉस को आप अपनी जो प्रोफेशनल बिजनेस है, जो आपका डॉक्टर लॉयर कुछ भी हो गया A to Z, उसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें से आप इसको लेस नहीं कर सकते हो। बस यही बात कही गई है, ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये लिखा है ना, ओनली। तो बस ये 2 पॉइंट थे, आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे। क्या है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से आप क्या कर सकते हो, लॉस को कवर कर सकते हो, लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस को सिर्फ उसी बिजनेस से ही अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट में से। और ऐसा आप कब तक कर सकते हो, तो मैक्सिमम 8 years। ये 8 years में आप अपना लॉस कवर नहीं कर पाए उसी स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो फिर अगले जो साल होगा यानी 9th ईयर होगा, फिर ये अपना लॉस को भूल जाइए हमेशा के लिए। फिर आप जो प्रॉफिट अर्न करोगे स्पेकुलेटिव बिजनेस से, उसमें ये लॉस आप लेस नहीं कर पाओगे और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
बड़े आराम से समझाया है मैंने, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4, इनकम इंक्लूडेड अंडर द पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन। अब कौन कौन से इंक्लूड होंगे तो वही हमें देखना है। जैसा कहा था अंडर सेक्शन 28 है इस एक्ट का, फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर दिस हेड पीजीबीपी। तो इसी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। नंबर 1 है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो वो इनकम किसकी होनी चाहिए? पीजीबीपी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लेकर आ गए और बोले चलिए इसको इसमें ऐड कर देते हैं। सभी के हेड के क्लासिफिकेशन किए गए हैं और उसको रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये लाइन। इनकम अराइज टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड बाय हिम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो कि कौन सा है 2024 या 5 करंटली की बात कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन हो सकता है वो, राइट, लेकिन उसकी इनकम कौन सी होनी चाहिए? पीजीबीपी की होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर की होनी चाहिए। टाइम कोई भी हो सकता है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। दूसरी लाइन क्या है? इफ एसएससी इज एंगेज टू बिजनेस लेटिंग आउट रेसिडेंटल हाउस। देखिए अब किस चीज़ की बात हो रही है। ये पॉइंट तो आई होप कि आप इसको इजीली कैचअप कर चुके होंगे क्योंकि ये हम पढ़ के आए हैं। लेटिंग आउट रेसिडेंटल हाउस, द इनकम जनरेटेड फ्रॉम लेटिंग आउट अ रेसिडेंटल हाउस। सीधी सी बात है, खरे घर को रेंट पे दे दिया तो उससे इनकम तो आएगी ही। एंड अ पार्ट ऑफ हाउस बाय ओनर शैल नॉट बी चार्ज अंडर दिस हेड। सीधी सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को आप पीजीबीपी में कैसे चार्ज कर सकते हो? shall not be chargeable under PGBP and would be chargeable under the income from house property। ये तो हमें आसानी से पता है क्योंकि हम पढ़ के आए हैं कि हाउस प्रॉपर्टी से जो हमें हाउस को हमने रेंट पे दिया और उससे जो हमारी रेंट से इनकम होगी वो तो हम हाउस प्रॉपर्टी में ही चार्ज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल था कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो पीजीबीपी की होनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि अब हाउस प्रॉपर्टी के हेड की इनकम आप इसमें कंसिडर करोगे तो ये नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 2 है एनी कॉम्पनसेशंस और अदर पेमेंट्स ड्यू टू और रिसीव्ड बाय। तो कोई अदर पेमेंट हो जो ड्यू हो गया हो या रिसीव होने वाला हो तो क्या है, पढ़ते हैं। नंबर ए, एनी पर्सन बाय वॉट एवर नेम, कुछ भी नाम हो सकता है, मैनेजिंग टू वॉल एंड सब्सटेंटिव द वॉल ऑफ। नंबर ए, इफ अफेयर इंडियन कंपनी, वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी, वो इंडिया में होनी चाहिए, कोई भी दूसरी कंपनी हो। मैनेजमेंट और ऑफिस और द मॉडिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ टर्म एंड कंडीशंस आर रिलेटेड टू। तो वो कहे टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड होनी चाहिए जो बनाया गया है। बी, एनी पर्सन वॉट एवर नेम, ये एक ही बात हो गई। होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या होनी चाहिए? उसकी होल्डिंग एजेंसी होनी चाहिए। एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस एनी अदर पर्सन, तो कोई भी पर्सन हो सकता है लेकिन बिजनेस से होना चाहिए। एजेंसी और मॉडिफिकेशंस बाय द टर्म एंड कंडीशंस, वो तो अप्लाई होगा ही। विजिटिंग इन गवर्नमेंट और इन एनी कॉरपोरेशन ओन और कंट्रोल बाय government under any law time being the force of the management of any property or business, right। तो वो किसके अंदर होनी चाहिए? सपोज मान लीजिए कि वो कोई भी पर्सन है जो कि किससे कनेक्टेड है, गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन से रिलेटेड है और उसको ओन कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, कौन? गवर्नमेंट। तो भी आपका किसके अंदर आएगा? पीजीबीपी में ही आएगा। तो एकदम सिंपल से पॉइंट है, कुछ खास है नहीं, पढ़ के आपको पता चल जाएगा। एंड डी, एनी पर्सन वॉट एवर नेम, ये तो वही बात हो गई। एट द कनेक्शन विथ द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म एंड कंडीशंस एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू बिजनेस। सीधी सी बात है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन तो होगी, मॉडिफिकेशन तो होता रहता है टाइम टू टाइम। वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। तो कुल मिलाकर ये क्या बात कह रहे हैं कि वो इंडिया में होना चाहिए या फिर वो बाहर की कंपनी है तो वो इंडिया में है। मैनेजमेंट कंट्रोल उसका होल्डिंग एजेंसी इंडिया में होनी चाहिए।
रिलेटेड कहाँ से होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सन कोई भी हो सकता है, वो इंडियन नॉन इंडियन इट डजंट मैटर, बट और गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही हो ना कर रही हो तो फिर मैनेजमेंट प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी और बिजनेस वो सारा किसमें कंसिडर किया जाएगा, आपका बिजनेस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सिंपल, एकदम आसान पॉइंट था, कुछ खास है नहीं। यस, पॉइंट नंबर 3 है इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड टू इट्स मेंबर बाय ट्रेड प्रोफेशनल एंड बिजनेस। अब कोई सर्विस हो सकती है, कोई ट्रेड हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, वो किस में कंसिडर किया जाएगा, बिजनेस में किया जाएगा। सीधा रिजल्ट की ही बात करें और ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन परफॉर्मेंस स्पेसिफिक सर्विस फॉर इट्स मेंबर इज टू डीम को क्या मान लिया जाएगा एज अ carried on business in respect of this service and on that assumptions income arising therefrom to subject to tax। तो उसको क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये सब जो सर्विस है वो बिजनेस से रिलेटेड है। सिंपल, फॉर दिस पर्पस it is not necessary that income received by association should definitely or directly related to this service। तो ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप उसको क्या करो, डिफाइन करो कि वो फिर आपकी इनकम जो रिसीव हो रही है वो एसोसिएशन डिफाइन डिफिनेटली एंड और डायरेक्टली, राइट, वो है या नहीं, उसको आप सीधा कंसिडर कर लोगे कि वो इनकम किसकी है, बिजनेस की है। सिंपल। पॉइंट नंबर 4 है इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एसएससी कैरी ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस, राइट। तो ये जो इंसेंटिव रिसीव जो मिला है या मिलने वाला है किसको, एसएससी को, जो कैरी कर रहा है एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में तो नहीं आता है, बस पॉइंट पढ़ लोगे काफ़ी है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इम्पोर्ट एंटिटीज, क्यों कह रहा हूँ, ये देखिए ये कौन याद रखता है यार, बताइए। गैजेट लॉन्च हुआ नहीं है, वो पढ़ सकते हो आप अपने तरीके से, ठीक। नंबर बी, कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर द एनी स्कीम ऑफ गोल्ड। तो ये है कैश असिस्टेंस रिसीव और रिसीवेबल एनी पर्सन अगेंस्ट द एक्सपोर्ट अंडर द स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्कीम लॉन्च होती है वो है। नंबर 3, कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रिपेबल आर ड्रॉबैक, ये पढ़ सकते हो आप अंदर में। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी टेलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिपनिशमेंट सर्टिफिकेट, तो ये एक्ट बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको कंसिडर किया जाता है, इंसेंटिव रिसीव्ड हो या रिसीवेबल के अंदर। डिटेल में है, सब एक्ट है और रूल्स बना रखे हैं, तो देख सकते हो आप एक बार। सिंपल। पॉइंट नंबर 5 है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पिक्यूसाइड्स। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पिक्यूसाइड अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस टू एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन वट एवर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी के अंदर कन्वर्टेबल हो या ना हो, इन कैश और इन काइंड और पार्टली कैश इन पार्टली इन काइंड, चाहे वो हाफ कैश में हो या हाफ ना हो। अब इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल लिखा है, आगे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ कंपनी प्रोवाइडिंग रेंट फ्री रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू अ लॉयर, एक कंपनी है, एक कंपनी क्या कर रही है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक, किसको, प्रोफेशन में लॉयर है, राइट। मान लीजिए मिस्टर अजय, राइट, मिस्टर अजय है जो, वो क्या है, डॉक्टर है, और उनको डॉक्टर कहाँ से हो गए, यहाँ लॉयर लिखा है, मैं डॉक्टर क्यों बना रहा हूँ, यस ये लॉयर है, और उनको क्या मिल रहा है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है रेंट फ्री रेसिडेंशियल accommodation to a lawyer in consideration of प्रोफेशनली सर्विस रेंडर बाय हिम ऑफ कंपनी। तो वो एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिनका प्रोफेशनली क्या है, लॉयर है वो, तो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बात किसकी है, बात हमें ये जो रेंट फ्री मिल रहा है रेसिडेंशियल, उसकी बात हो रही है। तो दिस वैल्यू ऑफ सच एकोमोडेशंस वुड बी असेबल इन द head of said lawyer as is income under PGBP, right। अब इस केस में ये जो इनकम है उसको किस में कंसिडर किया जाएगा, पीजीबीपी में कंसिडर किया जाएगा। अब ये कैसे किया जाएगा वो बताइए। देखिए
ये इनको मिल रहा है या डायरेक्टली पे हो रहा है, वो प्रोफेशनली यहाँ क्लैरिफाई किया गया है सीधा सा, राइट। मान लीजिए कि इनका प्रोफेशनल क्लैरिफिकेशन ना किया गया होता तो फिर ये रेंट फ्री अकोमोडेशन किस में जाता, तो फिर आपका ये अदर सोर्सेस में जाता। सिंपल, यहाँ देखिए क्लियरली डिफाइन किया गया है कि किस लिए मिल रहा है। तो अपनी सर्विस कंपनी में प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रोफेशनल, जो वो लॉयर है उसके लिए वो रेंट फ्री मिल रहा है और वो बिजनेस का पार्ट बनेगा। सिंपल। पॉइंट नंबर 6 है सम ड्यू टू और रिसीवेबल और बाय पार्टनर ऑफ अ फर्म, any interest, salary, bonus, commission, remunerations by whatever name is called due or received by partner from such income deemed to, इसको मान लिया जाएगा to be a from business, वो किसका है, बिजनेस का पार्ट है, राइट। तो ये सारी टर्म्स है जो आप ध्यान में रख सकते हो। however where any interest, salary, bonus, commission, remunerations by whatever name called any part of their not has been allowed to deduct under section 40 subsection B। तो ये जो है इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, बस यही कह रहा है और तो कुछ खास है नहीं। आइए एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, अ फर्म पे इंटरेस्ट टू अ पार्टनर 20% सिंपल इंटरेस्ट, ये यानी पर एनुअल, राइट। फर्म है जो इंटरेस्ट पे करिए 20% टू पार्टनर, दे अलाउ रेट इंटरेस्ट 12% पर एनुअल, अलाउ कितना है 12%। तो ये जहाँ जो एक्सिस हो रहा है जो ज़्यादा है 8% पेड विल बी डिस अलाउड इन दिस हेड ऑफ द दिस हैंड्स ऑफ द फर्म, तो वो 8% है वो क्या हो जाएगा, वो आपका डिस अलाउ हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पर कुछ है एग्जम्पशंस ऑफ शेयर इनकम ऑफ अ पार्टनर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। तो आइए इसको भी थोड़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक, उसके बाद कुछ पेंडिंग पोर्शन रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। सेक्शन 10A है, सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A है, exempted from a tax partner shall be total income of the firm, in other word the partners share total income of the firm determined in accordance with the profit sharing रेशियो विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम शेयर। तो कुछ नहीं है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको क्या टैक्स से एक्सेप्टेड किया जाएगा। बस इतने से एक बात थी और कुछ खास था नहीं। पॉइंट नंबर 7 है एनी समवेयर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर द एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट की बात करें तो क्या है, नंबर ए नॉट कैरिंग आउट ऑफ एनी एक्टिविटी रिलेशन टू एनी PGBP or however following some received or receivable would not be chargeable to the under tax यानी under the head PGBP। तो जो ये है उसको क्या चार्ज नहीं किया जाएगा, किसको, जो रिसीव्ड होगा या रिसीवेबल होगा। कैसे, नंबर 1 एनी सम वॉट एवर रिसीव और रिसीवेबल इन कैश और काइंड on account of transfer to the right to manufacturer, procedure, process, any article, thing, right to carry on business or profession whichever chargeable under the head of capital gain। और इसको कहाँ चार्ज करोगे आप, ये जितनी भी चीजें हैं उसको चार्ज करोगे आप कैपिटल गेन में। सिंपल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनी सम वॉट एवर रिसीव्ड जो मिला है या मिलने वाला है, चाहे वो कैश में हो, ऑफ अकाउंटेड ट्रांजेक्शन of the right to manufacture, produce, process any article, thing, right to carry on any business or profession which be chargeable under capital gain, वो PGBP का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल। पॉइंट नंबर 2 है any sum of received compensations from the military fund or monetary protocol susceptible dispute the ozone layer under the UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम in accordance with the term of agreement under in the government of India। तो राइट, ये पूरा बनाया गया प्रोटोकॉल है जो यूएनईपी के अंदर बनाया गया है ओजोन लेयर्स को, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। नंबर बी
for not sharing know-how, patent, copyright, trademark, license, franchises, or any other business or commercial right of similar nature or information or technical like to assist in the manufacture or processing goods and provisions for service। तो ये सारी चीजें हैं जो किसका पार्ट बनेगी, आपका कैपिटल गेन का पार्ट बनेगी, ये आपका पीजीबीपी का पार्ट नहीं बनेगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, बस ये 3 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट ही थे। पॉइंट नंबर 8 है एनी सम रिसीव्ड अंडर केमन इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट। तो ये कोई भी केमन इंश्योरेंस पॉलिसी हो, बोनस एज सच पॉलिसी विल बी टैक्सेबल फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस। सिंपल, तो उसको अलाउ किया जाएगा एज ए इनकम का पार्ट, बिजनेस का पार्ट, सॉरी। पॉइंट नंबर 9 फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री और इट्स कन्वर्जन ट्रीटमेंट एज अ कैपिटल असेट्स। तो इसको भी क्या किया जाएगा, इसको भी माना जाएगा कि बिजनेस का पार्ट है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, date of its convertible or treatment as a capital assets determined in the prescriptions manner would be chargeable to business income। Simple। and number 10 last है जो sum received on account of capital assets refer to under section 35A(d), right। इसको आप याद रख सकते हो कि sum received and total received जो होगा account of capital assets refer to, इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिडक्शन मिल सकेगा। अलाउड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 35A(d), डिमोनेशंस, डिस्ट्रॉयड, डिस्कार्ड और ट्रांसफर करोगे तो, राइट। तो कुछ खास नहीं था, बट हाँ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। तो कुछ डिडक्शन अलाउ है, वो यहाँ तो मेंशन नहीं किया गया है। अब क्यों मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि देखिए आपका यूनिट 3 है, वो पूरा डिडक्शंस एंड रिलीफ से, तो ये वहाँ पर हो सकता है कि ये मेंशन किया ही होगा, हो सकता है नहीं, तो वहाँ आप पढ़ोगे कितना अलाउ है। ज़्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं लगता है कि दिया होगा, बट जो भी होगा वो कवर करेंगे। तो बस अभी तक के लिए यही इतना ही रखेंगे, क्योंकि थियरी का क्लास है, पता चला कि 1.5-2 घंटा पढ़ा दिया, किसी ने वीडियो ही नहीं देखी। तो यह पॉइंट नंबर जो 5 है आपका, पॉइंट नंबर 5 है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। सिंपल। फिलहाल हमने पॉइंट 4 तक अच्छे से कंप्लीट किया है, तो बस इतना ही। आप इसको अच्छे से रीड करिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट के आंसर करता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पॉइंट नंबर 5 मेथड ऑफ अकाउंटिंग से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।